हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे गैस लॉज। गैस लॉज हमारे टोटल 4 हैं। उसमें सबसे पहले है हमारा बॉयल्स लॉ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, देन एवोगैड्रोज लॉ, और फोर्थ है हमारा गे-लुसैक्स लॉ। देखो इन्होंने क्या किया बच्चों, ये जो बॉयल था, चार्ल्स था, एवोगैड्रो और गे-लुसैक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैसेस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या किया इन्होंने गैसेस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर इन्हें कुछ ऑब्जर्वेशन मिली। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगी ना, ठीक है। उन ऑब्जर्वेशन को अच्छे से स्टडी करके, एनालाइज करके, फिर इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि फाइनल जो ऑब्जर्वेशंस थी, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन मिली, ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन ही बन गया इनका लॉ, ठीक है। बॉयल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए, उसकी ऑब्जर्वेशन आई, उसके बाद उसने उसका कंक्लूजन निकाला, तो बन गया बॉयल्स लॉ। ऐसे ही चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो और गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है, ऑब्जर्वेशन से फिर हम क्या करते हैं, कंक्लूड करके बात बोलते हैं कि ये बन गया भाई, ये लॉ बन गया, ठीक है। अब उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। ये जितने भी लॉज हैं चारों के चारों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। देखो बॉयल्स लॉ क्या बताता है, बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशनशिप देता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे वेरी करते हैं, ठीक है। अब देखो बॉयल्स ने क्या किया, बॉयल्स ने सबसे पहले एक कोई कंटेनर लिया, ठीक है, उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस फिल कर दी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, और उसका टेम्परेचर भी कर दिया कांस्टेंट, ठीक है। उसने कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ली, भाई एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर गैस जितनी भी डालनी थी उसने वो डाल के फिक्स कर दी कि जितने भी मैं एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, मेरी जितनी भी ऑब्जर्वेशन आएगी, उसमें हर एक में जो अमाउंट ऑफ गैस है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर उसने जो टेम्परेचर था कंटेनर का, ठीक है, गैस मतलब उसके अंदर है, उसका टेम्परेचर भी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब ये दो चीज़ें फिक्स करने के बाद उसने प्रेशर को वॉल्यूम के साथ वेरी करके देखा, ठीक है, कि प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है कि घटती है, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो गैस के ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। तो यहाँ से उसने दिया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, ठीक है। क्या बोला, चलो लिख लेते हैं इसको। At constant temperature for a fixed amount of gas, the pressure is inversely प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। क्या किया उसने, कंटेनर ले लिया, उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस उसमें डाल दी, टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट, अब प्रेशर को वॉल्यूम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर घटाएगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी, मतलब दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। प्रेशर इज वेरिंग इनवर्सली विद दी वॉल्यूम, ये है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने कुछ मतलब गैस ली, एक्सपेरिमेंट करके देखे कि प्रेशर लगाया किस रेशो में वो वेरी कर रही है, फिर उसने कंक्लूजन दे दिया अपना कि कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रही है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ हो गया, ठीक है। देखो इसको फर्दर देखते हैं। देखो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाता हूँ तो क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट क्या आ जाएगा ना, भी ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट। अब पी वी इजिकल्स टू के कांस्टेंट, मतलब जब तक तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब तक तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है
प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा जब तक तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है भाई, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। जैसे कि 2 × 10 ले लो तो क्या आ जाएगा 20। अगर तुमने प्रेशर 2 की बजाय 4 कर दिया तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 5, प्रोडक्ट आएगा 20। अगर तुमने प्रेशर 10 कर दिया वॉल्यूम 2 आ जाएगी, प्रोडक्ट होगा 20। ऐसे P और V का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब देखो ये मैंने डिफरेंट वैल्यू पुट करी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि P1 V1, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दो वैल्यू ले ली मैंने, P1 V1 P2 V2, किसके बराबर आएगा, हमेशा प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें एक कंटेनर दे दिया, उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, मैंने तुम्हें इनिशियल कंडीशन बता दी कि प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, मतलब जो गैस का प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर है, और वॉल्यूम आ गई इसकी 10 लीटर आ गई, चलो 100 कर लेते हैं, 100 लीटर आ गई, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि प्रेशर तुमने इंक्रीज कर दिया 5 टाइम्स प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मतलब प्रेशर कितना हो गया 10 एटमॉस्फेरिक। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब तुम फाइनल वॉल्यूम बताओ कि जब प्रेशर को तुम 10 एटमॉस्फेयर कर दोगे तब वॉल्यूम कितना होगा, तो लगाओ वही इक्वेशन 2 × 100, ये हो गया इनिशियल कंडीशन होगी ये, और ये क्या हो गई हमारी फाइनल कंडीशन। भाई दोनों में प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा कांस्टेंट। 2 × 100 इज इक्वल्स टू प्रेशर 10 × में V2, तो क्या आ जाएगा 20, वॉल्यूम कितना आ गया 20 लीटर आ जाएगी। फाइनल वॉल्यूम 100 से डिक्रीज हो गया, कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ था, ठीक है। अब देखो चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। हमने देख लिया कि प्रेशर वॉल्यूम से कैसे वेरी कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊं बच्चों, देखो कैसा आएगा भाई, जब वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज, तो कैसा आएगा ऐसा आएगा। इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। क्या बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है बच्चों। मतलब कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट भाई कांस्टेंट के इक्वल आ जाए, ठीक है, जैसे y x का प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल आ गया, अब तुम y और x में ग्राफ प्लॉट करोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट है। उसको इंक्रीज करोगे तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरे का इंक्रीज करोगे तो पहले वाला डिक्रीज होगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट है। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। एक ग्राफ और होता है बच्चों, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तुमने 11th में तो शायद अभी पढ़ा नहीं होगा, मे बी फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, क्योंकि फिजिक्स में जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्टिंग में पढ़ा देते हैं, उसमें तुमने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ ऐसे पढ़ लिए होंगे। जैसे y = mx + c है बच्चों, ठीक है। तुम्हें प्लॉट करना है y का x के साथ, ठीक है। ये तो हो गया y, ये हो गया x, ये होता है इंटरसेप्ट, और ये होता है बच्चों स्लोप, ये होता है स्लोप। देखो अगर तुम्हारा इंटरसेप्ट 0 है मतलब तो फिर ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा यहाँ से। अगर तुम्हारा कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट की पॉजिटिव वैल्यू है तो तुम्हारा ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वहीं से स्टार्ट होगा। अगर इंटरसेप्ट 0 है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है, कोई भी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर इंटरसेप्ट 0 नहीं है तो जितना भी ऊपर है सपोज करो इतना, तो ग्राफ ऐसे बन सकता है, मतलब ऊपर जाएगा। अब देखो स्लोप अगर पॉजिटिव आ गया, स्लोप अगर पॉजिटिव हो जाए तो ग्राफ बनेगा ये, क्योंकि स्लोप ऐसे पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो स्लोप पॉजिटिव। अगर ऐसे बना लो y x दिस, इसमें देखो नीचे जा रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, और ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, तो इसके अंदर इंटरसेप्ट 0 नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है, इसकी भी यूज़ होगा, इसका भी यूज़ करेंगे हम, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, ठीक है। ये ग्राफ हमने देख लिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया, ठीक है। चलो जी
अच्छा बच्चों, अब देखो, अगर मैं ये प्रेशर ले लूँ, ये ले लिया इधर वॉल्यूम, ठीक है, ये डिफरेंट कर्व्स बन गए, ये T1 पे, ये T2 पे, ये T3 पे, ठीक है। भाई तुमने बॉयल्स लॉ में कंटेनर लिया, उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ले ली, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो एक कर्व आ गया, एक कर्व बन गया। अब तुमने क्या किया, वही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, तुमने टेम्परेचर फिर चेंज कर दिया, वेरी कर दिया, ठीक है, तो फिर दूसरी कर्व आ गई, फिर टेम्परेचर वेरी किया तो तीसरी कर्व आ गई। समझ रहे हो ना बात? भाई गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो ये कर्व बन गया, फिर तुमने टेम्परेचर को वेरी कर दिया तो ये कर्व, फिर वेरी किया तो ये कर्व। अब तुम्हें ये बताना है कि T1, T2, T3 में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, ठीक है बच्चों। इसको देखते हैं। देखो एक इक्वेशन आती है हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन याद कर लो तुम, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। देखो अभी तक हमने चारों के चारों लॉज नहीं पढ़े, जब हम चारों के चारों लॉज पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो, गैलू-सेक्स लॉ, चारों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने पे जो इक्वेशन मिलती है उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये मिलती है हमें P इक्वल्स टू nRT, ठीक है, जिसमें T क्या है बच्चों, टेम्परेचर है, P तुम्हें पता है प्रेशर है, V यू नो दैट इट्स वॉल्यूम, R क्या है, गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट होता है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और N होता है मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, N क्या हो गया, मोल्स ऑफ गैस। समझ में आ गया? P इक्वल्स टू nRT, ये हमारी इक्वेशन होगी आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम ये पता लगाएंगे कि इसमें T3, T1, T2, T3 में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो बच्चों सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, P इक्वल्स टू nRT, ठीक है। अब तुम देखो कि तुमने क्या क्या कांस्टेंट कर रखा है, भाई ये दोनों कांस्टेंट हैं, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है तुमने ले रखी, उसके अंदर अमाउंट ऑफ गैस क्या है, फिक्स्ड है ना, तो n क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया। अब तुम्हारे पास है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन वेरिएबल्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो तुम क्या करो, इन तीनों में से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से, देखो ये हो गया कांस्टेंट, तुम वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दो, या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो या प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, तीन में से एक को और कांस्टेंट कर दो, एक को प्रेशर वॉल्यूम में से, ठीक है। जैसे ही कांस्टेंट कर दोगे तो दो के बीच में रिलेशन आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो एक बार समझो, वॉल्यूम को अगर मैं कांस्टेंट कर दूँ, वॉल्यूम ये है बच्चों, उधर इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम को कांस्टेंट करने का मतलब क्या है, जैसे ये कर दी मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी, हमारे पास nR तो कांस्टेंट था, वॉल्यूम भी मैंने कांस्टेंट कर दी। अब देखो बच्चों क्या हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसे लिख सकते हो ना तुम, जब nR कांस्टेंट है, V कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर इक्वल्स टू टेम्परेचर, बीच में आ गया कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया तो प्रोपोर्शनल आ गया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, एक मिनट, देखो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल लिया। अब देखो ये कर्व इसको टच कर रही है तो इसके कोरस्पॉन्ड प्रेशर इसका कितना है बच्चों, लेट करो P1 है, यहाँ से कितना आ गया P2, यहाँ से कितना आ गया P3। अब तुम देखो ऊपर जा रहे हो तो P3 क्या है बच्चों, सबसे बड़ा, P3 क्या है, सबसे बड़ा, P3 सबसे बड़ा है, P2 उससे छोटा है, P1 उससे छोटा है। अब तुमने यहाँ निकाल लिया कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, जिसका प्रेशर ज़्यादा है उस कर्व का टेम्परेचर मतलब कि ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चल गया, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। समझ में आई बात? देखो एक बार फिर से देखो, ये हमारे पास आ गया आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में ये पांच चीज़ें हैं, दो तो कांस्टेंट है, P इक्वल्स टू T हो गया, ठीक है। वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दी, कैसे कांस्टेंट कर दी, ये लाइन खींच दी, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी। अब ये वॉल्यूम जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है T1 इस वाली कर्व को, उसका प्रेशर निकाल लिया, उसके कोरस्पॉन्ड दूसरे का, तीसरे का प्रेशर निकाल लिया। भाई ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो तुम देखो इस वाली कर्व का प्रेशर P3
तो मतलब T3 सबसे ज़्यादा, क्योंकि P3 सबसे ज़्यादा है तो T3 कोरस्पॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा है। तो ये आ गया अपने पास T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक दो और ऐसे ही करवाने की कोशिश करता हूँ ग्राफ। देखो देखो प्रेशर को हम वेरी कर रहे हैं 1/v के साथ। अब हमने ले लिया बच्चों 1/v, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें 3 कर्व बना दूँ, T1 T2 T3, ठीक है, ओके। तो ये हमने बना दिया। अब मैं फिर तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ भाई T1 T2 T3 में कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन बीच वाला, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, फिर से वही इक्वेशन लिखनी है, P इक्वल्स टू nRT, ठीक है बच्चों। N और R तुमने क्या कर रखा है, कांस्टेंट का रखा है। तुम्हारे पास 3 है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये 3 तुम्हारे पास वेरी है, ठीक है। तो क्या करो, देखो इसको ऐसे लिखो, P इक्वल्स टू nRT/v, ऐसे लिख दिया बच्चों मैंने। भाई v उधर ले गया मैं, ये दोनों तो क्या है कांस्टेंट। अब यहाँ क्या आएगा, T के नीचे v, मतलब 1/v, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब तुम क्या करो, फिर से 3 चीज़ हैं, एक चीज़ को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तुम लेट करो 1/v, तुमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। 1/v उधर इंक्रीज हो रहा था, तुमने 1/v को कांस्टेंट कर दिया, ये कर दिया तुमने कांस्टेंट। तो फिर से क्या हो गया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। अब ये वॉल्यूम वाली इस पे टच होगी तो इसका प्रेशर आ गया बच्चों P1, यहाँ टच हो गई तो P2, लेट कर लिया, यहाँ आ गया तो P3। अब देखो इधर जा रहे हैं प्रेशर में, P3 सबसे ज़्यादा है तो उस कर्व का T3 भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि देख लिया ना हमने, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो समझ में आ गया बच्चों। अच्छा एक बात और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो भी तुम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में ये जो तुमने बनाए थे, अभी मैंने बनाए थे ना, ऐसे आ रहा था वो, ठीक है, T1 T2 T3, ठीक है। तो ये जो कर्व बनता है, ये जो कर्व बना इसको बोलते हैं बच्चों आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। द कर्व ऑफ द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इज कॉल्ड आइसोथर्म। इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, क्योंकि किस पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है ना, बोल्स लॉ किस पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो उसको आइसोथर्म बोल दिया हमने। आइसो मीन सेम, मतलब कांस्टेंट, थर्म इज टेम्परेचर, आइसोथर्म, ये आइसोथर्म है, ठीक है। क्योंकि एक कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, जब तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो दूसरी कर्व आ गई, टेम्परेचर चेंज कर दिया तो तीसरी कर्व आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, आइसोथर्म हो गया हमारा, ठीक है, समझ में आ गया ना। ईच कर्व कोरस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इज नोन एज आइसोथर्म, ठीक है। तो ईच कर्व कोरस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इज नोन एज आइसोथर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो आइसोथर्म बता दिया, लिख लेना नोटबुक में। अब देखो बच्चों, अगर मैं तुमसे बोलूं कि log P वर्सेस log V का ग्राफ बनाओ, ये बनाओ अब तो, ठीक है, ये बनाओ मेरे को भाई कैसा आएगा ये, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से वो इक्वेशन लेनी पड़ेगी, क्या थी, PV इक्वल्स टू कोई K कांस्टेंट था ना, बॉयल्स लॉ, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसके इक्वल, K के इक्वल। अब बच्चों log ले लो, ठीक है, लिखो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स अगर आप log लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, log PV इज इक्वल्स टू log K। अब ये है प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट का log लेते हैं, देखो बच्चों log M इंटू N, तो इसका फॉर्मूला है log M प्लस log N, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये जब प्रोडक्ट का हम log लेते हैं तो क्या हो जाता है, log फर्स्ट प्लस log सेकेंड, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे अभी हम यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा, ये बन गया हमारा log P प्लस log V इज इक्वल्स टू log K। अब इसको मेरे को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तभी मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो
ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होगा, लॉग बी, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो log v उधर लेके जाना पड़ेगा, log p इज इक्वल्स टू माइनस log v प्लस log k, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। ये होगा बच्चों अपना y, और ये क्या है अपना log v क्या है अपना x है, और इसके आगे जो -1 है वो हो गया अपना स्लोप, और ये हो गया अपना c। इंटरसेप्ट देखो, इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो लेट करो यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब स्लोप तुम्हारा नेगेटिव, m क्या है -1, तो ऐसे इसको ऐसे लिख लेंगे ना, इसको ऐसे लिख लेंगे -1 दिस इंटू log v। m हो गया -1, स्लोप हो गया नेगेटिव, तो नीचे स्लोप पॉजिटिव होता तो ऐसे जाता कर्व ऊपर। ये x हो गया log v, y हो गया log p, तो ये बन गया अपना ग्राफ, ये है नेगेटिव, ठीक है। स्लोप क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव, ठीक है, स्लोप नेगेटिव हो गया, ये अपना ग्राफ बन गया। चलो अच्छा देखो, एक ग्राफ अगर मैं और बनाऊं, P वर्सेस V, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, N1 N2 N3। इस बार तुमने क्या किया, अमाउंट ऑफ गैस चेंज कर दी, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस को वेरी कर रहे हो, तो मैं वही पूछ रहा हूँ N1 N2 N3 में से कौन बड़ा कौन छोटा। इसके लिए फिर क्या करेंगे हम बच्चों, P इक्वल्स टू nRT का यूज़ करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, प्रेशर वॉल्यूम n, प्रेशर वॉल्यूम n, देखो R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब क्या हो गया, प्रेशर वॉल्यूम n। अब क्या करो तुम, एक चीज़ को और कांस्टेंट कर दो बच्चों, ठीक है भाई, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। चलो प्रेशर कर दिया अपन ने कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम लेट करो V1, लेट करो V2, लेट करो ये हो गई V3। प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका n भी ज़्यादा। तो वॉल्यूम ज़्यादा किसका, V1 का, V2 का कि V3 का, V3 का सबसे ज़्यादा, तो N3 सबसे बड़ा। समझ में आ गया, N3 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन n, मतलब अमाउंट ऑफ गैस N3 ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कि हमने P इक्वल्स टू nRT इक्वेशन में R और T तो कांस्टेंट था, हमने एक प्रेशर को फिर कांस्टेंट कर दिया ऐसे, तो दो वेरिएबल आ गए, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा उसके मोल्स भी ज़्यादा। हमने निकाला V1 V2 V3, V3 सबसे ज़्यादा है क्योंकि उधर इंक्रीजिंग है वॉल्यूम, तो V3 ज़्यादा, तो N3 सबसे ज़्यादा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये हमने कुछ ग्राफ्स किए हैं किसके, बॉयल्स लॉ के, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है। एक हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, रिलेशन। अब देखो हम क्या देखेंगे बच्चों कि प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। प्रेशर और डेंसिटी ऑफ गैस में क्या रिलेशन है, किसका यूज करेंगे, यूजिंग बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ करेंगे हम यूज। देखो बच्चों बॉयल्स लॉ क्या है तुम्हारा, ये है, समझ में आ गया। हम कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, K/V आ गया। अब देखो बच्चों तुम्हें डेंसिटी इंट्रोड्यूस करनी है इसके अंदर। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, पता है ना, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अगर तुम वॉल्यूम निकालो तो क्या आ जाएगा, मास बाय डेंसिटी, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारा 2, ये क्या आ गया तुम्हारा 1, पुट 2 in 1, ठीक है। क्या करो, पुट 2 in 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू K, अब वॉल्यूम की क्या आ जाएगा, md, ठीक है। समझ आ गया बच्चों, क्या आ गया, प्रेशर इज इक्वल्स टू K/V, यहाँ से वॉल्यूम निकाल के इसमें पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, m/d। ये क्या हो गया बच्चों, कोई अनदर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। समझ में आया भाई, जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे ना, कंप्रेस हो जाएगी गैस, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब तुम्हारे घर में सिलेंडर रखा है, ठीक है, गैस का सिलेंडर, उसमें क्या कर रखा है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगा करके उसके अंदर गैस फिल कर रखी है वो,
ठीक है। तो तुम्हारा जो गैस का सिलेंडर है उसमें कितने किलो गैस आती है, 14 किलो, ऑलमोस्ट 14 kg, 14.2 kg, है ना। तो प्रेशर लगा के वैसे गैस की डेंसिटी कितनी कम होती है, हल्की है गैस बहुत ज़्यादा, 14 किलो तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगी। लेकिन गैस के सिलेंडर में प्रेशर अप्लाई करके, कंप्रेस करके गैस को उसमें डाल दिया, तो प्रेशर अप्लाई किया तो डेंसिटी बढ़ गई। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तुम जितना प्रेशर लगाओगे गैस की डेंसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी डेंसिटी। कहाँ से निकाल दिया हमने, बोयल्स लॉ से। ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिकल है। देखो वो चीज़ हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि प्रेशर लगाओगे भाई मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ेगी, और हमने रिलेशनशिप भी निकाल दिया बोयल्स लॉ से। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो एक प्लॉट हम करना भूल गए बोयल्स लॉ में। देखो अगर मैं पीवी को प्लॉट करूँ प्रेशर या फिर वॉल्यूम के साथ, ठीक है, देखो अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट को प्लॉट कर रहा हूँ प्रेशर के साथ या फिर वॉल्यूम के साथ, तो देखो हमने देखा था बॉयल्स लॉ में क्या होता है, पीवी किसके इक्वल था बच्चों, कांस्टेंट था ना पीवी। भाई प्रेशर को बढ़ाओ तो उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम घट जाएगी। ठीक है, प्रेशर को डिक्रीज करो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आप चाहे इसे प्रेशर के विद रिस्पेक्ट प्लॉट करो या वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट प्लॉट करो, ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो पीवी को अगर हम प्लॉट करेंगे प्रेशर के साथ या वॉल्यूम के साथ तो क्या आएगा, या कांस्टेंट आएगा। ठीक है, चलो देखो अगर देखो मैं सपोज तुम्हें ये दे दूं और मैंने ये ऐसे दे दिया T1 T2 T3। ठीक है, अब इसमें फिर से ये बताना है कि T1 T2 T3 में से कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है, फिर से क्या करो, PV इक्वल्स टू NRT का यूज़ करो। N और R क्या है, इसमें कांस्टेंट है बच्चों, और PV क्या है, T आ गया। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो क्या बोलोगे, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसका PV का प्रोडक्ट ज़्यादा वो टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो PV का प्रोडक्ट किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है सबसे, PV इधर इंक्रीजिंग है ना, तो T3 इस वाले कर्व का PV ज़्यादा है, तो हम बोल देंगे T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब यहाँ पे हमारा बॉयल्स लॉ हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे चार्ल्स लॉ। देखो चार्ल्स लॉ भी कैसे आया एग्जिस्टेंस में, वैसे ही आया कि पहले चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर ऑब्जर्वेशन आई, फिर कोई कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन क्या बन गया, उसका लॉ बन गया। ठीक है, कंक्लूजन बन गया उसका लॉ। देखो तो भाई चार्ल्स ने जो रिलेशनशिप दी वो दी वॉल्यूम और टेम्परेचर की रिलेशनशिप। ठीक है, चार्ल्स लॉ में किसकी रिलेशनशिप है, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। बॉयल्स लॉ में किसकी थी, प्रेशर के वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर की है। तो चार्ल्स ने बोला देखो कि अगर हम एक कांस्टेंट एक कंटेनर ले लेते हैं, उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है। ठीक है, उसमें क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस कर दी कांस्टेंट, जितनी गैस लेनी थी उतनी गैस इसके अंदर ले ली, और जो वॉल्स पे जो प्रेशर लग रहा था प्रेशर कर दिया कांस्टेंट, ठीक है भाई, देखो चार चीज़ हैं तुम्हारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम, N एंड T। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या था, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ रिलेशन देख रहे थे हम, N और T कांस्टेंट था। अब चार्ल्स लॉ में क्या कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, और रिलेशन किसका देखेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, प्रेशर कांस्टेंट कर दो, N कांस्टेंट कर दो। अगले जितने भी दो लॉ हैं वो भी यही है, इन चार में से दो को कांस्टेंट करेंगे, दो को वेरी करेंगे, तो वो चार लॉज हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें किसकी रिलेशनशिप, वॉल्यूम विद टेम्परेचर। बॉयल्स ने देखा, चार्ल्स ने, अगर हम कंटेनर ले लें उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ले लें और प्रेशर कर दिया बच्चों कांस्टेंट, तो वो बोलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर घटेगा, गैस को ठंडी करोगे तो कम जगह में आ जाएगी, गर्म करोगे तो ज़्यादा जगह में फैलेगी। ठीक है, हीट करने से फैलेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, ठंडी करने से डिक्रीज होगी। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम अगर इतनी थी तो कुछ टाइम के बाद वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इतनी। इंक्रीज कितने का हुआ, ये इंक्रीज हुआ। तो ये था हमारा चार्ल्स लॉ। ठीक है, कि एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर।
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेज। ठीक है, ये लिख लेना। अब एक्चुअल में जो चार्ल्स लॉ था ये तो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन एक्चुअल में चार्ल्स लॉ क्या था? एक्चुअल में चार्ल्स लॉ ये था भाई, जैसे ये हमारे पास वॉल्यूम ले ली, ठीक है। अब पर डिग्री टेम्परेचर का अगर राइज होगा तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। पर डिग्री अगर टेम्परेचर का राइज होगा तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ये बताया था चार्ल्स ने। क्या बताया था? फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर। भाई अगर तुम कुछ भी टेम्परेचर डिग्री में राइज करते हो तो वॉल्यूम कितनी इंक्रीज होगी? फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर the volume of the gas increases. For every degree rise in temperature the volume of the gas increases by 1/273 of the original volume at 0 degree C टेम्परेचर। देखो भाई क्या बोलता है ये। देखो इसने बोला कि जैसे सपोज करो तुम्हारा टेम्परेचर 0 डिग्री सी था, 0 डिग्री सी पे जो गैस की वॉल्यूम थी, ठीक है भाई, 0 डिग्री सी पे जो गैस की वॉल्यूम थी, तुमने क्या कर दिया? प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट कर दी। अब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस बात है वॉल्यूम बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी ये बता रहे हैं हम, ठीक है। जैसे तुमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 1 डिग्री में इतना वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ठीक है, गैस की इतनी वॉल्यूम इंक्रीज कर गई। और ये कितनी वॉल्यूम है क्या? देखो फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी। जितनी वॉल्यूम थी 0 डिग्री सी पे ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी, जितनी वॉल्यूम थी उसका 1/273। जैसे इसकी वॉल्यूम लगा लो, लेट करो V0, इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? V0। तो अगर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर किया तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? 1/273 इंटू में V0, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया? देखो इनिशियल वॉल्यूम थी V0, ठीक है, फिर तुमने 1 डिग्री टेम्परेचर का राइज कर दिया तो वॉल्यूम कितनी बन गई? लेट करो उस टेम्परेचर पे वॉल्यूम बन गई VT, टोटल वॉल्यूम ये VT, ठीक है। किसके इक्वल आ गया? कितना इंक्रीज हुआ? इनिशियल प्लस अब ये जो इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज कितना हुआ? 1/273 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, तो V0 बाय इतना, ठीक है। अगर तुम T डिग्री राइज कर दो, अगर तुम 2 डिग्री राइज कर दो टेम्परेचर का तो कितना होगा इंक्रीज? 2/273.15 इंटू में V0। 3 डिग्री राइज कर दो, 3 डिग्री राइज करो तो कितना हो जाएगा? 3/273.1/5 इंटू में V0। अगर T डिग्री राइज कर दो, लेट करो कि कितना राइज कर दिया? कुछ T डिग्री राइज कर दिया तो क्या बन गया? T/273.15 इंटू में V0। ये है हमारा चार्ल्स लॉ, ठीक है। समझ में आया कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगी विद टेम्परेचर। कितना इंक्रीज करेगी? जितना तुम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे 1/273 इंटू में V0। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो 1/273 इंटू में V0 इनिशियल वॉल्यूम, 2 बढ़ा तो 2/273.15 इंटू में इनिशियल वॉल्यूम, 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो 3/273 इंटू में V0। तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। ये आ जाएगा हमारा मेन एक्सप्रेशन, ठीक है। समझ में आया ना कि फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी टेम्परेचर, ठीक है। देखो अब हमें क्या मिल गया? VT इज टू V0 T/273.15 इंटू में V0, ठीक है। जैसे सपोज करो ये T डिग्री सी तुमने टेम्परेचर राइज कर दिया, तो राइज करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम आएगी VT उस टेम्परेचर T पे तो वो होगी, और वो कितनी इक्वल होगी? इनिशियल वॉल्यूम तो है ही है, प्लस इनिशियल में इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज इतना हुआ, ये इंक्रीज वॉल्यूम है, तो इनिशियल और इंक्रीज वॉल्यूम ऐड कर दी तो VT के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से तुम क्या ले लो? तुम LCM ले लो। V0 तो क्या आ जाएगा? 1 +
टी बाय 273.15, ठीक है, ऐसे है ना, प्लस है ये वी टी इज इक्वल्स टू V0 273.15 प्लस टी बाय 273.15, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया अपना वी टी इज इक्वल्स टू V0, अब 273.15 ये इनिशियल टेम्परेचर T0, ठीक है, और 273.15 प्लस टी हो जाएगा TT, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला VT बाय V0 इज इक्वल्स टू TT बाय T0, ठीक है। देखो इसको दूसरी तरह से समझो, हमने डायरेक्ट बोला कि वॉल्यूम क्या है भाई, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल शब्दों में ये है हमारा चार्ल्स लॉ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, और एन अमाउंट ऑफ गैस तो कांस्टेंट है ही है। तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू के टी, कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया तो क्या आ जाएगा V बाई टी इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट, ठीक है, V बाई टी इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट। अब भाई V बाई टी क्या है, कोई कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। मैसेज बंद करने पड़ेंगे, देखो V बाई टी किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो फिर तुम इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना, V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2, ऐसे लिख सकते हो बच्चों इसको, जैसे हमने उसमें लिखा था बॉयल्स लॉ में लिखा था ना, बॉयल्स लॉ में क्या लिखा था P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसे लिखा था। तो चार्ल्स लॉ में वो क्या हो गया हमारा V बाई टी इज इक्वल्स टू V2 बाई में T2, वही हमने यहाँ निकाला है VT बाई V0 TT बाई T0, ठीक है, वही हमारा रिलेशन बना है। तो ये है बच्चों हमारा चार्ल्स लॉ, ठीक है। अच्छा अभी देखो इसको हम ग्राफिकली भी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये तुम्हारा, देखो जैसे अगर मैं एक प्लॉट करता हूँ, देखो अगर मैं प्लॉट करता हूँ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये मेरे पास इक्वेशन आई थी चार्ल्स लॉ की। अब यहाँ मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं इसको लिखता हूँ बी टी इज इक्वल्स टू V0 प्लस V0 273.15 इंटू में T, ये आ गया। अब मुझे प्लॉट करना है इसके बीच में, ये हो गया देखो Y इज इक्वल्स टू MX और ये हो गया हमारा C, ठीक है। V0 क्या हो गया इंटरसेप्ट, स्लोप क्या हो गया ये, और X हो गया टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर है, ये हो गया मेरा VT वॉल्यूम टेम्परेचर T पे उसका प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। M क्या है स्लोप, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप और कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, तो ऐसे बनेगा बच्चों ग्राफ। ये क्या हो गया मेरा V0 इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट हो गया ना ये, और स्लोप क्या था M इज इक्वल्स टू V0 बाई 273.15, ये स्लोप था, पॉजिटिव था, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा देखो ये आ गया मेरा, अभी देखो ये तो हमने ग्राफ बना लिया, प्लॉट कर लिया। अब देखो अगर मैं इसके अंदर टेम्परेचर, देखो पहले हम कॉमन ले लेते हैं, BT इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस टी बाई 273.15, ठीक है, ये इक्वेशन बनी थी BT इज इक्वल्स टू V0 273.15 प्लस टी बाई 273.15। देखो बच्चों यही सेम इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैंने एलसीएम ले लिया। अब देखो अगर ये टेम्परेचर बच्चों में -273.15 डिग्री सी रख दूँ, ये 273.15 ये मैं रख दूँ -273, तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा 0 इंटू में
कुछ भी हो तो 0, VT कितना आ जाएगा 0 एट -273.15 डिग्री C। मतलब ये देखो टेम्परेचर है कुछ पॉजिटिव, अगर इस टेम्परेचर को मैं नेगेटिव ले जाऊँ, इस टेम्परेचर को देखो मैं अगर नेगेटिव ले जाऊँ तो वो VT क्या हो जाएगी 0। ये VT अभी 0 नहीं है, ये यहाँ पे है ग्राफ, ठीक है। ये -273 डिग्री टेम्परेचर, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर 0 डिग्री C है। इसको अगर मैं -273 पे लेके जाऊँ तो VT क्या हो जाएगा अपना 0, ठीक है। ये देखो ये क्या है यहाँ पे VT इज इक्वल्स टू 0 और टेम्परेचर क्या है -273.15 डिग्री C, ठीक है। अब देखो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों बोला, क्योंकि देखो ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, जैसे ही तुम ठंडा करते गए वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। तुम टेम्परेचर को कम करते गए वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गई 0 हो गई, मतलब गैस एग्जिस्ट करना बंद कर गई। उसकी वॉल्यूम कम होते होते इतनी कम हो गई कि गैस रही नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो गई लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है इसको क्या बोलते हैं हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर है -273.15 डिग्री C, -273.15 डिग्री C। और हमें पता है -273.15 डिग्री C को हम क्या बोलते हैं 0 केल्विन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों केल्विन, यानी केल्विन स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से, इसलिए केल्विन स्केल यहाँ से स्टार्ट होता है -273 डिग्री C से, इसको बोलते हैं यहाँ पे 0 केल्विन। और केल्विन स्केल को टेम्परेचर का जो केल्विन स्केल है इसी को हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है, या थर्मोडायनेमिक स्केल। क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल, क्योंकि 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे गैस एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगी। मतलब कोई भी गैस को अगर तुम ठंडा करते जाओ तो वो 0 केल्विन तक आते आते क्या हो जाएगी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मतलब है इसका, ठीक है बच्चों, समझ में आया ग्राफ। ये मेरी इक्वेशन थी, चार्ल्स लॉ की मेरी इक्वेशन थी। एलसीएम लिया मैंने, टेम्परेचर -273 जैसे ही पुट किया तो मेरी वॉल्यूम हो गई 0। वॉल्यूम 0 का मतलब है भाई अगर तुम टेम्परेचर को इतना कम कर दो -273.15 डिग्री C कर दो तो वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाएगी, गैस रहेगी नहीं, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा गैस का। वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या है गैस का किस में कन्वर्ट होगी लिक्विड में, ठीक है। ये मेरी वॉल्यूम पॉजिटिव में थी, ये मेरा टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री C से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब 0 से हमें -273 ले गए तो ग्राफ को पीछे ले गए, तो वॉल्यूम क्या हो गई VT 0 हो गया -273 पे, यानी VT देखो डिक्रीज होते होते यहाँ पे मीट कर जाएगा ग्राफ, ठीक है बच्चों। ये है मेरा चार्ल्स लॉ, ठीक है, समझ में आया। देखो चलो अच्छा, जो इसमें चार्ल्स लॉ में जो कर्व बनी उसको हम क्या बोलेंगे आइसोबार। क्या बोलेंगे बच्चों उसको आइसोबार बोलेंगे। देखो जैसे अगर वॉल्यूम को तुम टेम्परेचर के साथ प्लॉट करो और तुम्हें मैं ऐसे 3 कर्व बना के दे दूँ P1 P2 P3, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर है ना, चार्ल्स लॉ में क्या है कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम टेम्परेचर का जो ग्राफ है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है, हर एक जो कर्व आएगी उसका प्रेशर देखो, ये कर्व किस पे बनी P3 प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट रहा तो ये क्या हो गया आइसोबार। क्या हो गया बच्चों ये आइसोबार, तो तुम आइसोबार लिख सकते हो, ठीक है। ईच कर्व ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज ड्रॉन एट कांस्टेंट प्रेशर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज आइसोबार। अब मैंने तुमसे पूछना है कि P3 P2 P1 में से भाई बताओ बड़ा छोटा कौन सा है, तो तुम क्या करोगे वही इक्वेशन यूज करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। कहाँ से मिली, चारों लॉज को कंबाइन करने से मिली। अब देखो वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर है, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर, nR क्या अपना कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। 3 चीज़ें हैं जो वेरी है। अब तुम्हें क्या करना है, एक को कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम टेम्परेचर में से एक को कांस्टेंट कर दो, क्योंकि प्रेशर का तो हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो तुम लेट करो कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे तो ये तुमने कर दी वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी ना, उधर इंक्रीज हो रहा है तो कांस्टेंट कर दी। वॉल्यूम को कांस्टेंट करी तो तुम्हारा क्या आ गया प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा। तो देखो इसका टेम्परेचर इतना, इसका टेम्परेचर इतना, इसका टेम्परेचर इतना, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका भाई P1 का, ठीक है। सबसे कम किसका
P3 का, P3 पे टेम्परेचर सबसे कम है ना, तो क्या हो जाएगा P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। ठीक है, समझ में आ गया। देखो एक बार PV इक्वल्स टू NRT में NR कांस्टेंट है, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर। तुमने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो क्या बच गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रेशर जिसका ज़्यादा, किसका ज़्यादा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी तुमने। टेम्परेचर देखो इसका सबसे ज़्यादा भाई टेम्परेचर, इसका कम, फिर इसका और भी कम, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा। तो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। ये था हमारा चार्ल्स लॉ। ठीक है, अच्छा एक ग्राफ और बना सकते हो तुम, log V वर्सेस log T का। भाई ये भी बना सकते हो तुम। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बच्चों, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V बाई T इक्वल्स टू कोई K कांस्टेंट, यही है ना, ये आ गया भाई। log ले लो, log V बाई T इज इक्वल्स टू log K। ठीक है, अब log V बाई T, log V बाई T का log कैसे होगा, log V माइनस log T ऐसे होगा बच्चों। ठीक है, अगर तुम्हारे पास log m बाई n हो तो इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखो। तो हमने वही कर दिया, log v माइनस log t इक्वल्स टू log k। अब तुम्हारा ग्राफ किसके बीच में है, log v log t के बीच में है, तो log t को उधर लेके जाओ, क्या हो गया log v इक्वल्स टू log t प्लस log k। कंपेयर कर दो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है तुम्हारा log k, स्लो यानी कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। अब m क्या है तुम्हारा 1, x क्या है तुम्हारा log t, m 1 है, पॉजिटिव है, तो स्लोप ऐसे, ये बन गया अपना ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये हमने ग्राफ बना दिया, log v वर्सेस log t का ये ग्राफ बन गया। ठीक है, ये हो गया अपना इंटरसेप्ट, log k इंटरसेप्ट, और स्लोप हो गया 1, पॉजिटिव है ना, तो इसलिए ग्राफ ऐसे। ठीक है, नेगेटिव होता तो नीचे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो हमने चार्ल्स लॉ कर लिया। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिफाइन कर दिया था हमने। देखो अच्छा, अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं, भाई चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज़ होता है चार्ल्स लॉ, तो देखो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब गैस की वॉल्यूम बढ़ेगी तो मतलब क्या होगा, गैस की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। भाई तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर नीचे वाला इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज होगी, गैस की हल्की हो गई गैस, तो फ्लोट करेंगे हम। तो तुमने वो बैलून देखे हैं ना, कौन से फायर वाले बैलून, भाई वो आते हैं ना दिवाली वगैरह पे भी, क्या करते हैं हम, एक बैलून होता है उसके नीचे आग लगा देते हैं और फिर वो छोड़ दिया उसको, वो ऊपर घूमता है, दिया जलता जलता वो ऊपर घूमता है। वो कैसे है, वो दिया जल रहा है, वो दिया जल रहा है, जो एयर है उसको गर्म कर रहा है। वो जो बैग है उस बैग में वो गर्म एयर चली गई। ठीक है, और गर्म एयर क्या है, एक्सपेंड होती है, हल्की होती है, डेंसिटी कम होती है, तो डेंसिटी कम है तो इसलिए वो ऊपर जाएगा, बाकी सराउंडिंग की भारी गैसेस नीचे आएंगी और वो ऊपर जाके इसलिए फ्लोट करेगा। आदमी भी तो फ्लोट करते हैं ना भाई, एक बड़ा सा वो होता है जैसे, जिसमें ये बड़े बड़े बैलून होते हैं जिसमें आदमी भी ऊपर फ्लोट करता है। क्या करते हैं, बैलून बांध लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा बैलून, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा एक बैलून बांध लेंगे, ठीक है, नीचे लगा देते हैं यहाँ पे आग, ठीक है, यहाँ टोकरी से के अंदर खड़े हो जाते हैं 2-3 आदमी, ठीक है, आग लगा रखी है, तो वो आग लगने से क्या होगा, जो एयर है वो हल्की होगी, गर्म होगी, गर्म होगी तो फैलेगी, डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे इसके अंदर फैल जाएगी हॉट एयर इसके अंदर आ गई तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी कम, डेंसिटी होगी कम, तो ये फ्लोट करेगा। तुम ये बंद कर दो, देखो सारे के सारे ना नीचे पड़े तो, ठीक है। वैसे भी वो बैलून है उसके अंदर एयर तो है ही है, पैराशूट का काम तो करता ही है ऑलरेडी, लेकिन हीट करने से, टेम्परेचर वो लगाने से, दिया वगैरह लगाने से, आग लगाने से वो एयर और हल्की हो जाती है, ठीक है, तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और बढ़िया तरीके से ऊपर उड़ेगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन होगी किसकी, चार्ल्स लॉ की। चलो अब हम देखते हैं बच्चों हमारा थर्ड और लास्ट लॉ, आज हम यही पढ़ेंगे बस, गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है, गे-लुसैक्स
लो भाई, ये रिलेशनशिप देता है प्रेशर और टेम्परेचर की रिलेशनशिप। क्या देता है बच्चों? प्रेशर और टेम्परेचर की रिलेशनशिप। ये बोलता है भाई प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। भाई अगर तुम गैस की अमाउंट क्या कर दो बच्चों? फिक्स कर दो। गैस की अमाउंट क्या कर दो? फिक्स कर दो। वॉल्यूम भी कर दो कांस्टेंट, वॉल्यूम भी तुमने कांस्टेंट कर दी। ठीक है, मतलब ऐसा कंटेनर ले लिया जिसको तुम वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते और तुमने नीचे से गर्म करना उसको शुरू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, तो प्रेशर बढ़ेगा। भाई प्रेशर कुकर में क्या होता है तुम्हारा? तुम्हारा जो प्रेशर कुकर है वो इसी के ऊपर तो बेस्ड है। प्रेशर कुकर में क्या है? तुम्हारी वॉल्यूम कांस्टेंट है। कुकर फैलता तो नहीं ना? नहीं फैलता ना। उसके अंदर तुम जो भी चीज़ उबालते हो उसकी कुकर की क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी तुमने। ठीक है, और नीचे से उसको टेम्परेचर देना शुरू कर दिया। टेम्परेचर दे रहे हो तो फिर पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गई, धीरे धीरे वो स्टीम में कन्वर्ट होते हैं। प्रेशर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाते हैं तो वो अंदर बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाता है लिक्विड का। बॉइलिंग पॉइंट राइज होने की वजह से वो जल्दी बॉइल हो जाता है। और तुम बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर दे तो कुकर फट भी सकता है। ठीक है ठीक है, यही है ना प्रेशर। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्या? देखो, अगर तुमने एक कंटेनर ले लिया भाई, नीचे से टेम्परेचर हीट दे रहे हो तुम, अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास एनर्जी आ गई, हीट करने से एनर्जी आ गई, तो इधर उधर टकराएंगे, वो वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। इसका एक एग्जांपल और है भाई, तुम साइकिल चलाते हो। ठीक है, क्या चलाते हो तुम? साइकिल चलाते हो। साइकिल के टायर में क्या भरते हो तुम? हवा। ठीक है, क्या भरते हो तुम? एयर भरते हो। अब साइकिल के टायर की वॉल्यूम तो कर दी कांस्टेंट है ना वॉल्यूम। ठीक है, जितनी एयर भरनी थी तुमने वो भी कर दी कांस्टेंट। अब उतनी एयर रही, तुमने ऊपर से बंद कर दिया उसको। अब अगर तुम गर्मियों में तुम जितनी एयर भरोगे, मान लो जितनी एयर भरनी थी तुमने उसको पूरी ठोक के उतनी भर दी साइकिल के टायर में। गर्मियों में क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा। तो तुम्हारा साइकिल का टायर जो है वो जल्दी फटेगा, बस्ट जल्दी फटेगा। वही सेम गैस अगर तुम सर्दियों में साइकिल के टायर में डालो, टेम्परेचर हो गया कम तो वो प्रेशर भी होगा कम। सर्दियों में तुम ज़्यादा गैस भर सकते हो साइकिल के टायर में, गर्मियों में नहीं भर सकते। गर्मियों में अगर तुमने ज़्यादा भरने की कोशिश करी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तुम साइकिल चलाओगे, टायर में टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे भी गर्मी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वो फटने का चांस ज़्यादा, क्योंकि ऊपर आदमी भी बैठ के जा रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा गे-लुसैक्स लॉ। क्या बोलता है गे-लुसैक्स लॉ? कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, समझ आ गया? इसको तो लिख लोगे ना? लिखो, देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस pressure is directly proportional to temperature। ठीक है, वॉल्यूम तुमने फिक्स कर दी, गैस की अमाउंट भी फिक्स है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलो अभी हम इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, एक प्लॉट देख लेते हैं इसका भी। देखो, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, ये आ गए बच्चों। ये इसमें क्या कर रखा है तुमने? वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखी है, तो ये मान लो V3 V2 V1। अब देखो इसमें जो कर्व बनी बच्चों, इसमें जो कर्व बनेगी उसको तुम क्या बोलोगे? आइसो कोर बोलोगे। आइसो कोर, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। ठीक है, देखो ईच कर्व, अब देखो ईच कर्व इन द प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड आइसो कोर। ईच कर्व इन द प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड आइसो कोर, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर्व बनी है वो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कांस्टेंट टेम्परेचर था तो आइसोथर्म था, किसके अंदर? बोल्स लॉ के अंदर। आइसो बार था, किसके अंदर? चार्ल्स लॉ के अंदर। आइसो कोर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किसके अंदर? गे-लुसैक्स लॉ के अंदर। अब तुम्हें ये बताना है कि V3 V2 V1 में से कौन सा है बड़ा और कौन सा है छोटा। क्या करो इसको, वही इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT लगा दो। भाई प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, ये दोनों तो कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब तुम क्या करो,
प्रेशर और टेम्परेचर में से एक और कांस्टेंट कर दो। लेट करो कि तुम प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तुमने, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, ये दोनों है ही कांस्टेंट, तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी वॉल्यूम ज़्यादा। तो अब देखो ये टेम्परेचर इसका लेट करो T3, ये इसका T2, ये इसका T1। तो भाई देखो T3 क्या है, सबसे बड़ा है ना, उधर जा रहे हैं टेम्परेचर उधर जा रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहा है, तो T3 सबसे बड़ा, और जिसका टेम्परेचर बड़ा उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा, मतलब V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अभी हमने डिस्कस कर लिए अपने 3 लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गay-लुसाक्स लॉ, ठीक है। इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा देखो, ये अभी हमने किया कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, देखो P इक्वल्स टू KT, ठीक है, P इक्वल्स टू KT, तो P/T इक्वल्स टू K कांस्टेंट। तो इसमें भी फिर देखो प्रेशर और टेम्परेचर डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, P1 T1 इक्वल्स टू P2 T2 लिख सकते हैं ना बच्चों। प्रेशर और प्रेशर को टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे, जब तक कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या रहेगा, हमेशा वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है, समझ गए ना भाई। बॉयल्स लॉ में क्या बना था, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। चार्ल्स लॉ में क्या बना था, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। गay-लुसाक्स लॉ में क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो हमने इस लेक्चर में अपने 3 इंपॉर्टेंट लॉज डिस्कस कर लिए, इनके न्यूमेरिकल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और 4th लॉ एवोगैड्रो लॉ भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।